जुबिन गार्ग ने पहले लाइफ जैकेट पहना और स्विम किया और सब खुश थे। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम बिना जैकेट के पानी में गया तो कुछ मिनट के अंदर ही सब कुछ बदल गया। जुबिन गार्ग स्ट्रगल कर रहे थे, मुंह से फ्लोथ निकल रहा था। मैनेजर ने इसे एसिड रिफ्लक्स कहा और हेल्प लेने में डिले कर दिया। अगले 8 से 9 घंटे तक ये न्यूज़ छुपाई गई। जुबिन गार्ग के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिला। सोचो एक ऐसा दिन जब पूरा असम रो पड़ा। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर के वाटर्स में एक ट्रेजेडी हुई और उस दिन के बाद असम के हर दिल में एक ही सवाल गूंज रही है, जुबिन गार्ग के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। एक फेस्टिवल जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था, एक लग्जरी याद और एक ऐसी मौत जिसके आंसर्स आज भी क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये है पावर, मनी, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल का वेव। तो चलिए इस इवेंट को स्टेप बाय स्टेप शुरू से समझते हैं। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था और क्यों असम अब तक जस्टिस के लिए लड़ रहा है। जुबिन गार्ग सिंगापुर गए थे एक ग्रैंड कल्चरल इवेंट के लिए जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। और 19 सितंबर के सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आफ्टरनून तक सब कुछ बदल गया। असम एसोसिएशन सिंगापुर ने एक याद आउटिंग प्लान किया था। उस याद पे लगभग 18 लोग थे, जैसे कि जुबिन गार्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबिन गार्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंत और असम एसोसिएशन के बाकी सारे मेंबर्स जैसे कि अभिमन्यु तालुकदार, देवजीत हाजरिका, तन्मय फुकन, रूपकमल कलिता और दूसरे एनआरए मेंबर्स। यह सेंट जॉन्स आइलैंड के पास रुकी। पहले सब कुछ नॉर्मल था, फोटोज, लाफ्टर, म्यूजिक, ये सारे चीज चल रहा था। जुबिन गार्ग ने पहले लाइफ जैकेट पहना और स्विम किया और सब खुश थे। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम बिना जैकेट के पानी में गया तो कुछ मिनट के अंदर ही सब कुछ बदल गया। जुबिन गार्ग स्ट्रगल कर रहे थे, मुंह से फ्लोथ निकल रहा था। मैनेजर ने इसे एसिड रिफ्लक्स कहा और हेल्प लेने में डिले कर दिया। इसके बाद जुबिन गार्ग को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ने उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद साइलेंस। अगले 8 से 9 घंटे तक ये न्यूज़ छुपाई गई। ऑर्गेनाइजर्स ने मीटिंग्स कंटिन्यू की और याद के कुछ क्लिप्स रिपोर्टेडली सप्रेस हुआ और जुबिन गार्ग के डेथ के ऊपर यही से सस्पिशन स्टार्ट हुआ। 21 सितंबर को जब जुबिन के मॉर्टल रिमेन्स असम आए तो पूरा स्टेट रुक गया। माइकल जैक्सन के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूनरल प्रोसेशन बनी। मतलब ये इंडिया के सबसे बड़ी फ्यूनरल बनी। 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जुबिन गार्ग के फ्यूनरल में अटेंड हुआ। 4 दिन का स्टेट मॉर्निंग पीरियड डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ 21 गन सैल्यूट से जुबिन गार्ग को सम्मानित किया गया, क्योंकि असम ने सिर्फ एक सिंगर नहीं, अपनी आवाज़, अपनी पहचान खो दी। लेकिन जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे जिसने 38,000 से ज़्यादा गाने को 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में अपनी आवाज़ दी। फ्लड रिलीफ से लेकर कोविड-19 तक लोगों के साथ खड़े रहे। उन्होंने कार प्रोटेस्ट में भी अपनी आवाज़ उठाई। उनका म्यूज़िक सिर्फ एक मेलोडी नहीं थे, एक रेविलियन था। और जब ऐसी आवाज़ चली जाती है तो लोग सिर्फ रो नहीं पड़ते, वो जवाब मांगते हैं। सिंगापुर से जो डेथ सर्टिफिकेट मिला उसमें डेथ का रीजन ड्राउनिंग बोला गया, लेकिन असम के लोगों ने बोला सच छुपाया जा रहा है। फैंस ने प्रोटेस्ट शुरू किया, 60 से एफआईआर्स रजिस्टर हुई और सबसे बड़ा डिमांड था सीबीआई या एसआईटी प्रोब। प्रेशर बढ़ता गया और फिर असम गवर्नमेंट ने एक 10 मेंबर की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स ने 4 मेजर एंगल्स आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले सेफ्टी लैप्सेस, जुबिन गार्ग को बिना लाइफ जैकेट स्विम क्यों करने दिया गया। दूसरा एंगल्स याद परमिशन और नेग्लिजेंस, क्या ऑर्गेनाइजर्स ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। तीसरा एंगल फाइनेंशियल एंड डिजिटल ट्रेल्स, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे कोई प्रेशर या हिडन मोटिव था। और चौथा एंगल कॉन्स्पायरेसी, क्या ये एक प्री प्लान मूव था। जुबिन गार्ग की वाइफ गरिमा गार्ग भी सिंगापुर वर्जन से कभी सेटिस्फाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा जुबिन उस दिन एग्जॉस्टेड था, सबको पता था उसको सीजर्स आते थे, डॉक्टर्स ने मना किया था और पानी और फायर से दूर रहने को बोला था, फिर भी उनको याद पे ले गया और बिना जैकेट के उनको स्विम करने दिया क्यों। उन्होंने ये भी कहा जुबिन ने कभी याद ट्रिप के बारे में मेंशन नहीं किया था और मुझे लगता है उसको ज़बरदस्ती ले गया होगा। गरिमा गर्ग ने ऑफिशियल एफआईआर फाइल की और ऑटोप्सी रिपोर्ट वापस कर दी, डिमांडिंग ए री इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद असम भर में 60 से ज़्यादा एफआईआर्स फाइल हुए एक ही डिमांड के साथ, जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 12 डेज तक एक्यूज फ्रीली घूम रहे थे। जुबिन गर्ग के फ़ोन 13 डेज बाद रिकवर हुआ। ऐसे केस में एवरी मिनट काउंट होता है और यहाँ 13 डेज का डिले हुआ और फाइनली 1 अक्टूबर को सिद्धार्थ शर्मा को गुड़गांव में अरेस्ट किया गया और श्याम कानू महंतो को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। दोनों को गुवाहाटी लाया गया और अब दोनों 14 डेज के CID रिमांड में हैं। नेक्स्ट डे शेखर गोस्वामी और म्यूजिशियन अमृत प्रभा महंतो को भी अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट सिर्फ नेग्लिजेंस का केस नहीं, ये एक बड़ा सिग्नल है, कुछ और भी हो सकता है। इन लोगों को अरेस्ट करने का चार्जेस है सेक्शन 103 BNS मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जब SIT अपनी इंक्वायरी कर रही थी, एक स्टेटमेंट ने पूरा केस को ही हिला दिया। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। 3 अक्टूबर को जुबिन के बैंडमेट शेखर गोस्वामी ने एक शॉकिंग एलिगेशंस किए। उन्होंने पुलिस को बोला मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंतो ने जुबिन को पॉइजन किया है। उनके मुताबिक सिंगापुर इंटेंशनली चूज किया गया था ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जा सके। शेखर गोस्वामी ने क्लेम किया कि जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने इंसिस्ट किया था कि उस दिन ड्रिंक्स सिर्फ वो ही सर्व करेगा और याद का कंट्रोल भी टेम्पोरेरीली उसने ले लिया था। और जब जुबिन गर्ग पानी में स्ट्रगल कर रहे थे तो किसी ने ये बोलते हुए सुना कि लेट हिम गो। उन्होंने ये भी कहा कि जब माउथ से फोम निकल रहा था तो उसे एसिड रिफ्लक्स बोलकर इग्नोर किया गया। शेखर गोस्वामी के ये सारे एलिगेशंस के बाद ये ऑफिशियली एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गया है। ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुए। इन्वेस्टिगेशन में जुबिन गर्ग के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिला। ये पैसा किसने भेजा और किस लिए भेजा, किसी के पास अभी तक इसका जवाब नहीं है, पर इसने एक चीज़ क्लियर कर दी, ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक पोटेंशियल प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। इसके साथ साथ एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ जब रूप कमल कलिता, जो सिंगापुर बेस्ड विटनेस थे, उसने CID के सामने अपीयर हुए। उनके स्टेटमेंट से क्रूशियल डिटेल्स मिली। लेकिन आसाम एसोसिएशन के बाकी 7 विटनेस अब तक सिंगापुर में ही है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन इजी नहीं होती। सिंगापुर के लीगल प्रोसेस और इंडिया के जुरिडिक्शन के बीच कोऑर्डिनेशन टाइम लेता है और यही डिले इस केस को अभी भी पेंडिंग बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ये केस पॉलिटिकल भी बन गया है। CM हिमंत बिश्व शर्मा और अपोजिशन लीडर्स के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है। अखिल गोगोई और गौरव गोगोई ने CBI प्रोब की डिमांड की है, जबकि CM ने कहा जुडिशियल कमीशन ऑलरेडी काम कर रही है। पब्लिक का कहना है हमें रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं, और इसीलिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक पीपल्स मोमेंट बन चुका है। CID के हाथ कुछ पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी लगे हैं। 20 साल पुरानी इरेगुलरिटीज एलिजेडली लिंक टू फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंतो। और इसीलिए लोग अब पूछ रहा है कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या एक बड़ा नेटवर्क का हिस्सा है। कुछ लोग इसे जून 2025 के नम्रता बड़ा मिस्टीरियस डेथ से भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कनेक्शन, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। इसके साथ साथ SIT का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। कुछ ट्रूथ सामने आए हैं, कुछ सवाल और गहरे हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जुबिन गर्ग की वाइफ को यह ट्रिप के बारे में क्यों नहीं बताया गया। मैनेजर ने जुबिन गर्ग को बिना लाइफ जैकेट स्विम करने क्यों दिया, और क्या सिंगापुर वेन्यू एक कोइंसिडेंस था या एक कॉन्स्पिरेसी का कवर था। इन सब सवालों का जवाब अभी भी कहीं छुपा हुआ है। पर एक बात क्लियर है, असम अब सुन नहीं बैठेगा। जुबिन गर्ग की आवाज़ अभी भी गूंज रही है
और ये आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक जस्टिस नहीं मिलता। बिकॉज फ्रेंड्स, ट्रूथ में डिले बट इट नेवर डाइज। जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू स्टैंड विथ इट। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की मौत की नहीं है, ये सिस्टम के सामने खड़ी एक आवाज़ की कहानी है। और शायद इसीलिए जुबिन गर्ग अब भी जिंदा है, अपने लोगों के दिलों में और हर उस आवाज़ में जो सच के लिए लड़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।